द प्रयास इंडिया एग्जाम आसान है। आईएमएफ से स्टार्ट करते हैं। आईएमएफ की हिस्ट्री से तो 1944 में फॉर्म हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड स्टेट्स। देखो ये जो लिखा है ना, इट एम्स टू इंश्योर ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ये इसका प्राइमरी गोल है। और भी गोल्स होते हैं इसके, लेकिन प्राइमरी गोल अगर कोई पूछे तो ये बताना ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी। और वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी गोल पूछे तो रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट। लेकिन दोनों के गोल्स और इसका जो होता है ना गोल, एक और डिफरेंस तुम याद रखना, शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म लोन देता है आईएमएफ, वो वर्ल्ड बैंक देता है लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक, वो लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। तो ये दो डिफरेंस तुम याद रखना, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स। वर्ल्ड बैंक अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर भी अभी से बता रहा हूँ ताकि थोड़ा याद होता रहे। तो आईएमएफ की जरूरत क्यों पड़ी? फाइनेंशियल मॉनेटरी स्टेबिलिटी करने की। लेकिन ये और भी काम करता है, फाइनेंसेस भी देता है, लोगों को लोन भी देता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राइमरी गोल इसका है ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, ग्लोबल डिप्रेशन क्राइसिस हो गया था। ग्लोबल डिप्रेशन क्राइसिस मैंने बताया था क्यों हुआ था। सब वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा हमेशा बढ़ेगा, ऐसा माइंडसेट हो गया था। तो बैंक्स भी इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, बैंक। लेकिन वहाँ अचानक फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तो बैंक्स का सारा जो डिपॉजिटर का पैसा भी था वो भी डूब गया। तो डिपॉजिटर्स जो थे पूरा बड़ी-बड़ी लाइन्स में लगे थे, उसके पास पैसा नहीं था कंजम्पशन करने का, ठीक है? इतना भी पैसा नहीं था। बहुत बुरे हाल आ गए थे। तो और वर्ल्ड वॉर 2 की बात बताइए, उसकी वजह से लोन लेना पड़ा, काफ़ी नुकसान झेला। तो ये 2 प्राइमरीली रीज़न थे, ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2। इनकी वजह से आईएमएफ, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इनकी ज़रूरत पड़ी, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक बनाने की। फिर 1945 फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट। आईएमएफ ऑफिशियली केम इनटू एक्जिस्टेंस 27 दिसंबर 1945 विद 29 फाउंडिंग कंट्रीज। वो याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन ये याद करने की ज़रूरत है। देखो एग्ज़ाम में पता है ये यहाँ पे उलझाता है, जो जहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूज़ करेगा मैं उसको बता देता हूँ। आईएमएफ डज़ प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू हेल्प कंट्रीज़ बट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब वो तुमसे है ना एग्ज़ाम में बोल देगा फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। प्रीलिम्स में वो ऐसे ही डालते हैं कि आईएमएफ फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म फाइन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। इसका फोकस होता है प्राइमरी फोकस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाउएवर इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प आल्सो। IMF focuses on short term financial assistance, however it provides long term financial help also। इसे याद रखना। और वर्ल्ड बैंक जो है फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। उसका प्राइमरी फोकस होता है रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट। आईएमएफ का प्राइमरी फोकस होता है ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है। ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं आईएमएफ के। इट इंश्योर्स ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हाउएवर इसके अलावा ये बहुत सारे काम भी करता है, जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करना, सर्विलेंस, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब वर्ल्ड बैंक के एम भी है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी गोल अगर कोई पूछे तो क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट। इसका प्राइमरी गोल है ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, आईएमएफ का। और आईएमएफ फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। दो बारीक डिफरेंस पता होने चाहिए। दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का आउटकम है 1944। वैसे क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हमें काफ़ी कंट्रीज़ को लोन झेलना पड़ा, ठीक है? इकोनॉमिक में काफ़ी इम्पैक्ट आया उनकी। ग्लोबल डिप्रेशन से सबक मिला, उसके उनसे सबक लेके हमने ये बनाया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक होने का मेंबर होने के लिए आईएमएफ का मेंबर होना ज़रूरी है। ये भी एक स्टेटमेंट अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद में। प्रीलिम्स में बना देते हैं ऐसे स्टेटमेंट। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, promote balanced global trade and economic growth. It provides financial assistance, offer loans to member countries facing balance of payment crisis. Fourth, it promotes economic growth and employment. Support policies that lead to sustainable economic expansion. Reduce poverty. It assists low-income countries with concessional financial aid. कंसेशन पे देता है, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे देता है, कम इंटरेस्ट रेट पे तुम्हें लोन दे देगा इस टाइप का। लो इनकम कंट्रीज को अलग-अलग तरह के लोन्स देता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। 5 टू 6 वैराइटीज़ है उसकी, अभी वही करेंगे इसके बाद। सर्विलेंस एंड पॉलिसी एडवाइस, इट मॉनिटर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड पॉलिसी रिकमेंडेशंस।
इट इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर तुम देखोगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर, मिनिस्ट्रियल कमिटी एंड डेवलपमेंट कमिटी। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या होता है, गवर्नर होगा जो हर एक कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या फिर सेंट्रल बैंक का गवर्नर होगा, मोस्टली मोस्ट केसेस में, हर बार नहीं। एक गवर्नर होता है प्लस वन अल्टरनेट गवर्नर पर कंट्री। इनका काम क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का? बोर्ड ऑफ गवर्नर का काम होता है, दे अप्रूव कोटा इंक्रीजेस, दे अलोकेट एसडीआर। ठीक है, ये रिजर्व असेट होते हैं एसडीआर। यूनाइट यूएस रेनमिनबी युआन, इन सब की करेंसी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, हमने डिस्कस किया था, स्कोर करेंगे डिस्कस। इट अमेंड्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट्स, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अप्रूव न्यू मेंबर्स, अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये इसके कुछ फंक्शन है बोर्ड ऑफ गवर्नर के। एक गवर्नर होता है, एक अल्टरनेटिव गवर्नर होता है पर कंट्री। इसका फंक्शन होता है कोटा इंक्रीज करना, अलोकेट एसडीआर, अमेंड आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, अप्रूव्स न्यू मेंबर्स, अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट देखते हैं, मिनिस्ट्रियल कमिटीज। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी बोलते हैं जिसे, आईएमएफ का पार्ट होती है। इसका काम क्या होता है, डिस्कसेस ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न। ठीक है, और ये दो दो बार मिलती है एक साल में। इट मीट्स ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, बाय एनुअली। एक होता है बाय एनियली, बाय एनियली 2 साल में एक बार, बाय एनुअली 1 साल में 2 बार। ठीक है, बाय एनियली, बाय एनुअली, दोनों में फर्क पता होना चाहिए। डेवलपमेंट कमिटी, इट एडवाइजेस बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेसिक सा। और आगे देखते हैं पापा। अब इसको डिस्कस करते हैं एसडीआर को। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था वैसे पहले, लेकिन इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं अभी। एसडीआर क्या होता है, आईएमएफ ऑन आर्टिफिशियल करेंसी। ये करेंसी नहीं है, ठीक है, पहली बात तो, पहला स्टेटमेंट ये याद होना चाहिए, ये कोई करेंसी नहीं है। आर्टिफिशियल करेंसी बोल सकते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट बना देगा ये एग्जाम में, ये एसडीआर इज अ करेंसी, नो, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आईएमएफ, एसडीआर इज नीदर अ करेंसी नोर अ ऑब्लिगेशन नोर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। देखो, नीदर करेंसी नोर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल रिजर्व असेट क्रिएटेड 1969। इसका वेटेज इन सारी करेंसी से मिलके आता है, येन, रेनमिनबी, यूरोज, यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज है यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का, यूरोज का, रेनमिनबी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। एसडीआर में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करेंसी वेटेज ऑर्डर बता दीजिए। तो आपको याद रखना होगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर का सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड पे यूरोज है, फिर थर्ड पे रेनमिनबी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड। ये याद होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रटा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा फैक्ट याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो नीदर अ करेंसी नोर अ क्लेम ऑन आईएमएफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद होना चाहिए। इट कैन बी एक्सचेंज फॉर नेशनल करेंसीज, नो ट्रेडेड इन फॉरेक्स मार्केट, नो यूज बाय प्राइवेट पार्टी, रिव्यू आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल बाद रिव्यू होता है एसडीआर। अब ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो मैंने कलेक्ट कर लिया एक साथ एक ही स्लाइड में। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो था, रिजर्व ट्रांच का क्वेश्चन 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, डेफिनेशन, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये वाला। आईएमएफ के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, और एक्सचेंज रिजर्व के जो भी कंपोनेंट्स है, उनको क्वेश्चन बना के पूछता है सिविल, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स। ठीक है, बी आईएमएफ कोटा पढ़ते पहले, पेबल पार्शियली इन एसडीआर, पार्शियली इन मेंबर्स ओन करेंसी। तुम आधा एसडीआर में दे सकते हो, आधा मेंबर खुद की करेंसी में भी पे कर सकता है कोटा। सबसे ज्यादा कोटा किसके पास है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, इसलिए उसके ज्यादा इकोनॉमिक पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। इंडिया का 8th नंबर है, 2.7% शेयर है केवल। एमर रिजर्व ट्रांच क्या होता है, रिजर्व ट्रांच की डेफिनेशन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी मनी दैट अ country can access from IMF without obliging terms and condition, no specific return period, unlike credit tranche which has 3 years return period। कोई स्पेसिफिक रिटर्न पीरियड नहीं होता इसमें, फैक्ट है, ये रटा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो इमरजेंसी मनी है दैट अ कंट्री कैन एक्सेस फ्रॉम आईएमएफ। कोई इमरजेंसी केस में किसी नीड हो गई तो ले सकते हैं आईएमएफ से पैसा, विदाउट ऑब्लाइजिंग टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगेगी, नो स्पेसिफिक रिटर्न पीरियड, अनलाइक क्रेडिट ट्रांच व्हिच हैज 3 years। ये क्वेश्चन आया है, काफी बार आया है, 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है। आरटी इज अ फैसिलिटी एट फर्स्ट
रिज़र्व। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में एक ऑप्शन आ गया रिज़र्व ट्रांच, अब उसको खोल के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विकिपीडिया में सर्च करके, उसको डीप में जाके पढ़ सकते हो आप, क्योंकि वो सिविल सर्विस में पूछ लिया गया है। तो उसकी 3-4 लाइन विकिपीडिया में एक्स्ट्रा तुम अपनी तरफ से भी डाल सकते हो। क्योंकि अब इस ये थीम बन गई, अभी एक थीम बन गई, इस थीम पे क्वेश्चन रिवॉल्व होगा, जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो हो गया, थीम बन चुकी है, उसपे क्वेश्चन। जैसे कॉइन्स एक थीम है, उसपे क्वेश्चन बन अशोका एक थीम है, उसपे क्वेश्चन। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एक थीम है, उसपे क्वेश्चन। वो कैसे पता चलता है? जब ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा रिकरिंग जो होगा ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये रिकरिंग होते हैं। तो उसको ही घुमा के क्वेश्चन बनाएँगे। मॉनेटरी पॉलिसी एक थीम है, इस पे क्वेश्चन बनता है। बैंकिंग थीम है, थीम पे क्वेश्चन बनेगा। प्रीलिम्स में थीम वाइज़ पढ़ा जाता है और मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज़ पढ़ा जाता है। Reserve tranche is a facility at first resort used on short notice before seeking a formal loan. ठीक है, आईएमएफ कोटा गाइड्स, सब्सक्रिप्शन ऑब्लाइज्ड अमाउंट, वोटिंग राइट्स, लोन इंडिया की पोजीशन क्या है? 8th लार्जेस्ट शेयर होल्डर, 2.7% कोटा और 2.6% वोटिंग राइट्स है। सबसे बड़े कौन से शेयर होल्डर है? यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिक्स प्लस जापान प्लस 4 मेजर यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली। ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने लिखी है। किस तरह की फैसिलिटीज़ देता है आईएमएफ लोन की लिए? पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी बोलते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं इसमें। ठीक है? पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। अब इसकी डिटेल पता होनी चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे फुल मैंने खास-खास जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, इन सब के वो लिख दिए यहाँ पे, जो मोटे-मोटे फैक्ट है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप खुद सर्च करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने जितना इम्पोर्टेंट है वो मेंशन कर रखा है, अगर इंटरेस्ट हो पढ़ने का ज़्यादा ही, तो देख सकते हैं, ठीक है? पावर जैसे मैंने मोटा-मोटा लिख दिया जो पूछेंगे एग्ज़ाम, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी और लो इनकम कंट्रीज़ को दिया जाता है कंसेशन लोन, कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, कंसेशनल लोन मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे, लो इनकम कंट्रीज़, एलआईसीज़ कंट्रीज़, पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी। नेक्स्ट एक्सोजीनियस शॉक फैसिलिटीज़, ये भी लो इनकम कंट्रीज़ को दिया जाता है, पर सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स, जैसे ग्लोबल मार्केट, जैसे ग्लोबल डिप्रेशन 2007-8, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, इन शॉक्स की वजह से अगर लो इनकम कंट्रीज ज्यादा अफेक्ट हो रही है तो उनको दिया जाएगा एक्सोजीनियस शॉक्स फैसिलिटीज। प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम ऑफ क्राइसिस कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे मार्केट खराब चल रहा है, कोविड की वजह से भी खराब चल रहा था, तो उस केस में एक्सोजीनियस शॉक फैसिलिटी दी जाएगी लो इनकम कंट्रीज को, ऐसे केसेस में दिया जाता है। ठीक है। और ये जो होता है पॉवर्टी रिडक्शन, इसका प्राइम टारगेट होता है। लो इनकम कंट्रीज में पॉवर्टी ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए लोन दे दिया जाता है कम इंटरेस्ट रेट पे, कंसेशनल लोन बोलते हैं जिसे। दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है? हल्का-सा। स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये नॉन कंसेशनल लोन होते हैं। कोई कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं देगा, देंगे तो अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट लगा देंगे मीडियम। फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जैसे इंडिया को हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है? 1991, स्टैंड बाय एग्रीमेंट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देते, आईएमएफ का प्राइम फोकस ही होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट, वर्ल्ड बैंक का होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट, पर आईएमएफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एड भी देता है, ठीक है? ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन तुमसे अगर पूछे प्राइमरी फोकस, तो वर्ड को ध्यान रखना, प्राइमरी फोकस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट आईएमएफ का। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज रिक्वायर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है? तो उस केस में दिया जाएगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एसबीआई मेंबर्स में ऑप्ट फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स, स्टैंड बाय एग्रीमेंट मेंबर्स में ऑप्ट फॉर दिस फॉर लॉन्ग टर्म। जिन्होंने ये वाला लोन लिया वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, अब एक-एक करके थोड़ा और देखते हैं। आईएमएफ लैंडिंग और फैसिलिटीज़, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटीज़ फॉर लो इनकम कंट्रीज़ प्रोवाइड, कंसेशनल लोन दिया जाता है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, कोई लो इनकम कंट्रीज़ है, ऑब्वियसली उनको कंसेशन पे दिया जाएगा लोन, ठीक है? वैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोन कंसे ऐसे याद कर सकते हैं। एक्सोजीनियस शॉक्स फैसिलिटीज़, लो इनकम कंट्रीज़ सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स, एक्सटर्नल इवेंट्स हो गए जैसे कि डिप्रेशन आ गया, कोविड आ गया, ठीक है? कोई भी क्राइसिस आ गया, रिसेशन आ गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया, उससे लो इनकम कंट्रीज अफेक्ट हो रही है, उस केस में दिया जाएगा फॉर एलआईसीज, लो इनकम कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल शॉक, ऑफर्स फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस पोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। स्टैंड बाय एग्रीमेंट, स्टैंड बाय एग्रीमेंट नॉन कंसेशनल लोन, कोई कंसेशन वंसेशन नहीं दिया जाएगा फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ऑफरिंग शॉर्ट टर्म, ये गोल होता है जैसे आईएमएफ का, इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए तो उस केस में दिया गया एक्सटेंडेड फैसिलिटीज। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आईएमएफ की रिपोर्ट से कुछ कंडीशनैलिटीज़ है। आईएमएफ कौन-कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है? एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, ठीक है?
कौन सी बॉडी पब्लिश करेगी, उसकी थोड़ी डिटेल भी जान ली जाती है कि ट्वाइस अ ईयर होता है या वन्स अ ईयर होता है, ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया अलग से। ये रटा होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनो कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखना, इसको याद रखना एकदम एग्ज़ैक्टली। काफ़ी लोग वर्ल्ड बैंक से कन्फ्यूज़ कर लेते हैं और गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं, नेगेटिव हो जाता है। इसलिए रटा होना चाहिए आईएमएफ, ये दोनों पब्लिश करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों ये पब्लिश करेगी आईएमएफ। अब सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनेगा या फिर मैच द कॉलम में भी बना सकते हो, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश एनुअली, ये एनुअली होता है, ये ट्वाइस अ ईयर होता है फाइनेंशियल स्टेट, ट्वाइस अ ईयर मतलब बाय एनुअली। और मैंने तुम्हें बताया था बाय एनुअली मतलब एक बार, 2 साल में 1 बार, बाय एनुअली। बाय एनुअली मीन्स साल में 2 बार, साल में 2 बार। ये बाय एनुअली होता है, अगर बाय एनुअली कीवर्ड लिखा है वो भी ठीक है इसके लिए, ठीक है? ट्वाइस अ ईयर। इट एग्जामिन्स ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी एंड रिस्क, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इट विल एग्जामिन, उसके नाम से पता चल रहा है, एग्जामिन्स ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी एंड रिस्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश्ड एनुअली, एनुअली पब्लिश होता है। एग्जाम में लिखा है इट पब्लिश्ड बायएनुअली, बायएनुअली दोनों रॉन्ग है। नीदर बायएनुअली नॉर बायएनुअली बिकॉज़ इट इज पब्लिश्ड एनुअली। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक व्हिच बॉडी पब्लिश, आईएमएफ पब्लिश। इट एक्सेस द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है? अब कंडीशनैलिटीज़ क्या होती है? सेट ऑफ पॉलिसीज दैट आईएमएफ रिक्वायर्स इन एक्सचेंज फॉर फंडिंग, आल्सो नोन एज़ वाशिंगटन कंसेंसस। जैसे आईएमएफ कभी फंड देता है, ठीक है? तो कुछ कंडीशन भी डिमांड करेगा सामने वाले से, बस उसको कंडीशनैलिटीज़ बोला जाता है और दूसरी भाषा में वाशिंगटन कंसेंसस बोल दिया जाए, बस सिंपल सा। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, वाशिंगटन कंसेंसस। इंडिया जॉइन्ड इन 1945, आर्टिकल 7 आईएमएफ का, इंडिया एक्सेप्टेड आर्टिकल 7 ऑफ आईएमएफ आर्टिकल एग्रीमेंट 1994, स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड। इंडिया सब्सक्राइब्स टू स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स व्हिच आउटलाइन डेटा डिसेमिनेशन प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मैंने फिर भी एडिशनल ले लिया इसको। द प्रयास इंडिया एग्जाम आसान है।